Welcome to my YouTube channel, student. This is Opal October Commerce and Management, and today we are going to discuss about capital budgeting. कैपिटल बजटिंग बेसिकली एक मैनेजमेंट का डिसीजन होता है जिसके अंदर एक मैनेजर को ये सोचना होता है कि कौन कौन से फिक्स एसेट्स में कौन कौन से प्रोजेक्ट में वो पैसा लगाए जो उसको ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न्स अर्न करके दे। तो ये वो टेक्निक्स है, यहाँ पे हम वो टेक्निक्स को स्टडी करने वाले हैं। जस्ट अ मिनट। कैपिटल बजटिंग बेसिकली वो टेक्निक्स होती है जो मैनेजमेंट को हेल्प करती हैं इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने में। अब कौन कौन से इन्वेस्टमेंट डिसीजन की बात कर रहा हूँ मैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन की बात कर रहा हूँ। यानी जब भी एक बिजनेस जो है फिक्स एसेट्स के ऊपर अपनी इन्वेस्टमेंट करता है तो वहाँ पर जो वो डिसीजन लेता है वो कैपिटल बजटिंग डिसीजंस होते हैं। और ये ज़रूरी इसलिए है क्योंकि ये जो डिसीजंस होते हैं ये किसी बिजनेस को या फर्म की प्रॉफिटेबिलिटी को प्रभावित करते हैं। बहुत ज़्यादा ही मतलब इंटेंसिवली कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी इस बात पे डिपेंड करती है या इफ़ेक्ट होती है कि उसने किस तरीके की फिक्स एसेट्स पर, किस तरीके की टेक्नोलॉजी पर इन्वेस्टमेंट कर रखी है। और ये डिसीजन बेसिकली लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए लिए जाते हैं। ये ऐसा डिसीजन नहीं है कि आपने लिया और 5 मिनट बाद आप मुकर जाओ या चेंज हो जाओ। आपने यहाँ एक बार डिसीजन ले लिए तो ये डिसीजन इरिवर्सिबल है, यानी एक बार डिसीजन ले लिया तो इसको आसानी से चेंज नहीं कर सकते। आप अपनी आम भाषा में अपनी आम ज़िंदगी में भी समझ सकते हैं। जैसे अगर आप कोई व्हीकल खरीद रहे हैं, कोई कार खरीद रहे हैं, कोई अपने लिए घर खरीद रहे हैं, तो ये वो डिसीजंस हैं आपके लाइफ के जो आप बहुत सोच समझ के, बहुत इत्मीनान से इन डिसीजंस को लेते हैं रेदर देन एक बिस्किट का पैकेट खरीदते समय जब जितना आप दिमाग लगाते होंगे। तो यानी अगर कोई व्यक्ति घर ले रहा है, ऑन एन एवरेज इंसान एक जीवन में 1 या 2 बार ही कोई घर लेता है, तो ये उसकी लाइफ का बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन होता है। इसी तरीके से एक बिजनेस के अंदर जब आप एसेट्स परचेज कर रहे हो जिससे आपकी प्रोडक्शन होगी, जिससे आपकी प्रॉफिटेबिलिटी होगी, जिससे आपकी सेलिंग होगी, तो दे आर मेजरली इंपॉर्टेंट डिसीजंस एंड दे आर लॉन्ग टर्म इम्पैक्टफुल इम्पैक्ट्स और ये प्रॉफिटेबिलिटी को भी प्रभावित करते हैं। इसके अंदर लार्ज अमाउंट ऑफ फंड्स इन्वॉल्व होते हैं और ये काफ़ी हाई रिस्की फंड्स होते हैं, बेसिकली डिसीजंस होते हैं। तो जब कैपिटल बजटिंग डिसीजन लिए जाते हैं तो किस किस तरीके के डिसीजंस हो सकते हैं। एक तो एक्सेप्ट और रिजेक्ट डिसीजंस होता है। आपके सामने कोई प्रपोजल आया, अगर आपको वो प्रपोजल प्रॉफिटेबल लगा तो आप उसको एक्सेप्ट कर लेंगे और फर्म उसके अंदर इन्वेस्ट करेगी। और अगर आपको वो प्रपोजल जो है अच्छा नहीं लगा तो आप उसको रिजेक्ट कर दोगे और उसमें आप इन्वेस्टमेंट नहीं करोगे। तो सिंपल सी बात है, पर जब प्रपोजल अच्छा है तो एक्सेप्ट हो जाएगा, प्रपोजल अच्छा नहीं है तो रिजेक्ट हो जाएगा। और म्यूचुअल कम्पिटिटिव अप्रोच क्या होती है कि आपके पास 2 प्रोजेक्ट हैं, एक प्रोजेक्ट ए और एक प्रोजेक्ट बी। अगर आपने एक सेलेक्ट कर लिया तो दूसरा वाला ऑटोमेटिकली डिसेलेक्ट हो जाएगा। तो म्यूचुअल एक्सक्लूसिव जो डिसीजंस होते हैं उसमें एक सेलेक्ट होने पर दूसरा वाला ऑटोमेटिकली नॉन सेलेक्ट हो जाता है। वन एक्सेप्टेड रिजल्ट रिजेक्ट अनदर। और प्रियोरिटी ऑर्डर डिसीजंस क्या होते हैं कि मेरे पास मान लीजिए 3 डिसीजंस हैं, 3 प्रोजेक्ट्स हैं, तो इसमें मैं किसके ऊपर सबसे पहले पैसा लगाऊं। मैंने कहा प्रोजेक्ट बी मेरे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैंने पहले बी पे लगाया, फिर ए पे लगाया, फिर पैसा, फिर मैंने सी प्रोजेक्ट पे लगाया। तो प्रियोरिटी भी डिसाइड की जाती है। इस क्लास का जो सबसे इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बेसिकली ये क्लास न्यूमेरिकल बेस्ड ज़्यादा है। यहाँ पे हम क्वेश्चन समझेंगे हर टेक्निक से रिलेटेड। कैपिटल बजटिंग डिसीजन लेते समय हमारे पास कुछ टेक्निक्स हैं जिसकी मदद से हम ये डिसाइड कर पाते हैं कि किसी प्रोजेक्ट के अंदर मुझे पैसा लगाना है या मुझे पैसा नहीं लगाना। अब एक तो है अकाउंटिंग प्रॉफिट क्राइटेरिया और एक है कैश फ्लो क्राइटेरिया, जिसके अंदर हम ARR मेथड पढ़ते हैं और कैश फ्लो के अंदर हम पे बैक मेथड, डिस्काउंटिंग मेथड्स हैं जिसमें NPV है, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स है और IRR मेथड है। तो कुल मिला के हमें 5 मेथड को स्टडी करना है, इनके नफ़े नुकसान देखने हैं और इनके प्रैक्टिकल्स देखने हैं। तो सभी जो है मेथड से मैं एक एक प्रैक्टिकल्स आपको समझाऊंगा जिससे आपको कॉन्सेप्ट क्लैरिटी बहुत अच्छे से हो जाएगी। तो एवरेज रेट ऑफ रिटर्न मेथड बेसिकली क्या बताता है, यहाँ पर जो हम कैलकुलेशन करेंगे वो अकाउंटिंग प्रॉफिट को बेस मान के करेंगे, ना कि कैश फ्लो को। बेसिकली प्रोजेक्ट में देखा जाता है कि मैं इसके ऊपर जो पैसा लगा रहा हूँ उससे मुझे आने वाले सालों में कितने बेनिफिट्स होंगे, कितने ये पैसा मुझे प्रोजेक्ट कमा कर देगा। बट हम यहाँ पे कैश फ्लो के बेसिस पे बात नहीं कर रहे, हम अकाउंटिंग प्रॉफिट के बेस पे बात कर रहे हैं। तो ARR मेथड क्या कहता है कि आपने एवरेज एनुअल प्रॉफिट कितने कमाए आफ्टर टैक्स और उसको डिवाइड कर दीजिए कि एवरेज इन्वेस्टमेंट कितनी करी। जितनी इन्वेस्टमेंट आपने की है उस हिसाब से ही आपके एवरेज एनुअल प्रॉफिट निकल कर आते हैं और इनटू कर देते हैं उसको हम 100 से।
अब ये एवरेज एनुअल प्रॉफिट कैसे निकलते हैं? एवरेज एनुअल प्रॉफिट आफ्टर टैक्स निकलेंगे आपके जितने भी पिछले सालों के आपके प्रॉफिट्स दे रखे हैं, आप उसको लिख लेंगे, उसका सम कर लेंगे, सम टोटल ऑफ ऑल प्रॉफिट गिवन इन क्वेश्चन, लाइक 4 ईयर्स के भी दिए जा सकते हैं, 5 ईयर के भी, तो वो सारे प्रॉफिट को आप प्लस कर लेंगे और डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ ईयर्स के साथ, यानी कितने साल के आप प्रॉफिट ले रहे हो, 3 साल के ले रहे हो, 4 साल के, 5 साल के, एक्सेट्रा। और एवरेज इन्वेस्टमेंट निकलती है कि आपने शुरू में ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट कितनी करी, और प्लस कर देते हैं कि साल्वेज वैल्यू, यानी कि कोई इन्वेस्टमेंट है, आपने कोई मशीनरी खरीदी और वो 5 साल चलेगी, 5 साल बाद जब वो बिल्कुल ख़राब हो जाएगी तो कबाड़ी रद्दी के भाव जो बिकेगी वो उसकी साल्वेज वैल्यू होती है, यानी कि बची कुची रेसिडुअल वैल्यू। तो वो वैल्यू और ओरिजिनली आपने उस कितना इन्वेस्ट किया, दोनों को प्लस करके जब आप डिवाइड कर लेते हो तो आपके पास एवरेज इन्वेस्टमेंट आती है। तो इन दोनों फिनोमेना को निकाल के आपने आपस में डिवाइड करना है, into 100 कर देना है। क्वेश्चन से आपको और ज़्यादा अच्छा समझ आएगा। एक प्रोजेक्ट है जिसकी लाइफ है 5 ईयर की और उसके ऊपर 4 लाख रुपए की हमने इन्वेस्टमेंट करी, ये मेरा कैपिटल आउटले है। अब देखिए कहते हैं कि इस जो प्रोजेक्ट से मुझे इनकम हो रही है, पहले साल मुझे 1 लाख रुपए इनकम हुई, दूसरे साल 1,20,000, तीसरे साल 1,60,000, चौथे साल 1,70,000 और पाँचवें साल मुझे 2 लाख रुपए की इनकम हुई। और हम डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहे हैं स्ट्रेट फॉरवर्ड मेथड से, स्ट्रेट लाइन मेथड से। टैक्स है 40%। स्ट्रेट लाइन मेथड का मतलब क्या होता है, अगर मान लीजिए एक प्रोजेक्ट के ऊपर 4 लाख रुपए लगे हैं और 5 साल उसकी लाइफ है, तो हर साल उसकी वैल्यू 80-80 हज़ार रुपये कम होती चली जाएगी। 80,000 एक साल में, उसके अगले साल 80,000, ऐसे करते करते 5 साल तक उसकी वैल्यू जो है 0 हो जाएगी। इसको स्ट्रेट फॉरवर्ड मेथड बोलते हैं कि स्ट्रेट लाइन मेथड बोलते हैं। ये तो था क्वेश्चन। अब इसका सोल्यूशन समझते हैं। हमें अर्निंग बिफोर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स दे रखा है 1 लाख, 1,20,000, 1,60,000, ऐसे आप इनको लिख लीजिए। और डेप्रिसिएशन मैंने अभी आपको बताया कि 4 लाख की इन्वेस्टमेंट है और 5 साल हम उसका टेन्योर मान के चल रहे हैं कि 5 साल तक वो चलेगी, उसके बाद उसकी साल्वेज वैल्यू बिल्कुल 0 हो जाएगी, क्योंकि स्ट्रेट लाइन मेथड इस तरीके से वर्क करता है। तो हर साल 80,000 80,000 80,000 मेरा उस मशीनरी के ऊपर वैल्यू कम हो रहा है। तो प्रॉफिट 1 लाख में से 80,000 घटाया आपके पास, अर्निंग बिफोर टैक्स आ गया 20,000, यहाँ पे 1,20,000 में से 80,000 घटाया 40,000 आ गया। ऐसे करके आप सभी की इन्वेस्टमेंट वैल्यू निकाल लोगे। फिर हम इनके ऊपर टैक्स भी बोल रखा है 40%, यानी 20,000 जो आपने कमाए उसके ऊपर 8,000 का आपने टैक्स दे दिया, जो 40,000 आपने कमाया उसके ऊपर आपने 16,000 का टैक्स दे दिया, जो 80,000 आपने कमाया उस पर 32,000 रुपये का आपने टैक्स दे दिया। तो सारे टैक्स घटा देने के बाद आपके पास अर्निंग आफ्टर टैक्स यहाँ पे निकल कर आ गई। अब ये सारी अर्निंग को आप प्लस कर लीजिए, 12,000, 24,000, 43,000, 54,000 और 72,000 और डिवाइड बाय 5, क्योंकि 5 ईयर्स के प्रॉफिट दे रखे हैं। तो आपके पास एवरेज अर्निंग आफ्टर टैक्स एंड डेप्रिसिएशन आ गई 42,000 रुपीज़। अब एवरेज इन्वेस्टमेंट निकालनी है। ओरिजिनल वैल्यू जो है वो 4 लाख की है और साल्वेज वैल्यू, क्योंकि हम हर साल 80,000 रुपये का जो है डेप्रिसिएशन लगा रहे हैं, तो 5 साल बाद उसकी वैल्यू नील हो जाएगी, यानी कि साल्वेज वैल्यू भी नील हो जाएगी। और डिवाइड बाय 2 करते हैं तो मेरे पास ये एवरेज इन्वेस्टमेंट आ गई। अब ये 42,000 और ये 2 लाख रुपीज़, इनको डिवाइड करके इंटू 100 कर देंगे तो मेरे पास ये रिटर्न आ गई। यानी कि अगर मैं ये 4 लाख रुपये की इन्वेस्टमेंट करता हूँ और मेरे प्रॉफिट जैसे कि गिवन है 12,000, 24,000, 48,000, 54,000, 72,000, इतने इतने मुझे प्रॉफिट होते हैं, तो कुल मिला के मैंने उस इन्वेस्टमेंट करके 21% पैसा कमाया। यानी अगर मैंने उस प्रोजेक्ट में 100 रुपये लगाए तो मैंने 121 रुपये टोटल उस वैल्यू को अर्न किए, 21 रुपये फालतू मैंने अर्निंग करी। अब मेथड नंबर 2 देखिए, वो है हमारा पे बैक मेथड। पे बैक मेथड ये कहता है कि जितने भी पैसे आपने प्रोजेक्ट में लगाए वो कितने सालों में रिकवर हो जाते हैं। Payback period is a period in which required to recover the original investment, यानी कि जितना पैसा ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट में लगाया था वो कितने सालों में रिकवर हो जाएगा। जिस प्रोजेक्ट में पैसा जितनी जल्दी रिकवर हो जाएगा वो प्रोजेक्ट उतना ही अच्छा माना जाता है। अब यहाँ हमें इन्वेस्टमेंट दे रखी है और डिवाइड कर देंगे हमें कांस्टेंट एनुअल कैश इनफ्लो से, तो हमारे पास पी भी निकल आएगा। बट इन दोनों मेथड की जो खामियां हैं, जैसे कि पे बैक मेथड की भी और ARR मेथड की भी, वो ये है, ये कैश फ्लो को पे बैक मेथड पर्टिकुलरली ये इग्नोर करता है, कैश फ्लो आफ्टर द पे बैक। अब हो सकता है आपने एक प्रोजेक्ट के ऊपर 50,000 रुपये लगाया और ये 50,000 रुपये आपको 3 साल में रिकवर भी हो गए, तो आप बोलोगे कि इसका पे बैक पीरियड जो है 3 ईयर्स है। लेकिन हो सकता है कि यही 50,000 की इन्वेस्टमेंट 3 साल बाद भी आपको कुछ इनकम कमा के दे रही हो। 50,000 यानी पैसा वसूल तो इसने 3 साल में करा दिया, लेकिन उसके बाद भी आपको इनकम जनरेट करके दे रहा है। पर पे बैक मेथड उस
प्रॉफिट को आफ्टर पेबैक कैलकुलेट नहीं करता। दूसरा, आने वाले सालों में जो भी मुझे प्रॉफिट मिलेंगे उसकी आज वैल्यू क्या है उसको डिस्काउंट नहीं करता, यानी टाइम वैल्यू ऑफ मनी कंसिडर नहीं करता। आज जो मेरे पास 20,000 है और 5 साल बाद जो मुझे 20,000 मेरे पास होंगे उनकी वैल्यू में डिफरेंस होगा ड्यू टू इन्फ्लेशन। आज जो मैं 20,000 से खरीद सकता हूँ वो 5 साल बाद उस 20,000 से मैं नहीं खरीद सकता, क्योंकि मनी अपनी वैल्यू लॉस करती चली जाती है, टाइम वैल्यू ऑफ मनी कम होती चली जाती है। इसलिए कहते हैं कि टाइम इज़ मनी। अगर आप आज आपको जो पैसे मिल रहे हैं और 5 साल बाद सेम वही अमाउंट आपको मिल रही है, तो कहीं न कहीं उसकी वैल्यू कम होगी जो आपको 2 साल बाद, 4 साल बाद पैसे मिलेंगे कंपेयर टू आज की वैल्यू से। तो ये दोनों मेथड जो है ये टाइम वैल्यू को इग्नोर कर देते हैं। ये इग्नोर कर देते हैं कि प्रोजेक्ट के अंदर जो आप पैसा लगा रहे हो वो पैसा आपने कहीं से उठाया होगा, उसके ऊपर आपको डिविडेंड दे रहे होंगे, कोई इंटरेस्ट दे रहे होंगे, तो दैट इज़ कॉस्ट ऑफ कैपिटल, उसको ये कंसीडर नहीं करते। दूसरा, ये ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी नहीं बताते, केवल ये बताते हैं कि जितना पैसा आपने लगाया है वो कितने साल में रिकवर हो गया। ये नहीं बताते कि एक्चुअल में ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी कितनी हुई। क्वेश्चन से आप समझिए, एक प्रोजेक्ट में आपने 80,000 रुपये की इन्वेस्टमेंट करी और वो प्रोजेक्ट से आपको 8,000, 20,000, 14,000, 30,000 और 32,000, 45,000 ऐसे करके आपको फ़ायदा हुआ। ठीक है जी, आने वाले 6 सालों तक आपको ये प्रॉफिट होते रहे। अब देखिए इसमें कैलकुलेशन कैसे करेंगे। 6 ईयर मुझे दे रखे हैं, पहले साल मुझे 8,000 हुए, दूसरे साल मुझे 20,000 का बेनिफिट हुआ, तीसरे साल उस प्रोजेक्ट से मुझे 14,000 का बेनिफिट हुआ एंड 30,000 सो ऑन। अब हमने ये देखना है कि ये जो मैंने 80,000 रुपये लगाए थे ये मेरे कितने सालों में कंप्लीट हो जाएंगे। तो पहले साल में 8,000 रुपये मेरे पास आए, दूसरे साल में टोटल अगर मैं इन दोनों को जमा कर दूं तो मेरे पास कॉम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी की फॉर्म में 28,000 आ जाएंगे। फिर अगले साल 14,000 हुए तो मुझे 42,000 रुपये हो गए टोटल, और उसके बाद 30,000 रुपये का बेनिफिट हुआ। तो 4 साल में मेरे 72,000 रुपये तो रिकवर हो गए। लगाए कितने थे मैंने? 80,000। तो 4 साल के अंत में मैंने 72,000 रुपये उससे अर्न कर लिए। अब अगले साल में तो टोटल प्रॉफिट तो 32,000 का हुआ है, लेकिन हमने तो केवल डिफरेंस 8,000 का देखना है, यानी 72,000 रुपये तो आपको मिल गए 4 साल में, बचे कितने? 8,000। अभी 8,000 जो है ये 32,000 आपने पूरे साल के कमाए, तो 8,000 कितने समय में कमाए होंगे? तो आपने 0.25 पीरियड में, यानी कि 1 क्वार्टर में आपने ये पैसे कमाए। तो 4 साल ये और 1 क्वार्टर 0.25, यानी कि 4.25 सालों के अंदर आपका पेबैक वापस हो जाएगा। और कोई और प्रोजेक्ट होता, मान लीजिए उसमें पैसा आपको 6 साल में रिकवर हो रहा है, तो आप कहेंगे कि प्रोजेक्ट ए बेटर, क्योंकि वो 4.25 साल के अंदर आपको पैसे वापस करके दे रहा है। तीसरा मेथड वेरी इंपॉर्टेंट और इसको बेस्ट मेथड भी बोला जाता है। कई बार आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज बेस्ट मेथड टू कैलकुलेट कैपिटल बजटिंग और टेकिंग कैपिटल बजटिंग डिसीजंस। तो एनपीवी मेथड यानी कि नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड सबसे बढ़िया मेथड माना जाता है। एक कारण ये कि ये कैश को डिस्काउंट करता है, यानी फ्यूचर में होने वाले जो कैशेस है, जो फ्यूचर में आपको कैश मिलेंगे उनकी आज वैल्यू कन्वर्ट करके फिर कंपैरिजन करता है, ना कि ये देखता है कि फ्यूचर में 15,000 आए तो भैया आज उस 15,000 की वैल्यू क्या है, ये भी तो ज़रूरी है। तो ये कहीं ना कहीं डिस्काउंटेड करके उसकी आज की वैल्यू निकालता है। फार्मूला बहुत ही आसान है। अगर प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो यानी कि कितना पैसा आपके पास आया प्रोजेक्ट से और कितना पैसा आपने उसमें लगाया, आउटफ्लो किया, उन दोनों की प्रेजेंट वैल्यू निकाल लोगे। अगर आपके पास नेट प्रेजेंट वैल्यू पॉजिटिव आती है तो आप प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लोगे, और अगर नेगेटिव आती है तो यानी कि जितना पैसा मैं उस प्रोजेक्ट पे लगा रहा हूँ उतना बेनिफिट वो प्रोजेक्ट मुझे देगा नहीं। और अगर ये दोनों चीज़ें इन केस बराबर आ जाती हैं तो हम इनकन्क्लूसिव हो जाते हैं, फिर हम नॉन इकोनॉमिकल फैक्टर के बेसिस पर जजमेंट करते हैं। यानी हम ये इनफ्लो और आउटफ्लो का प्रेजेंट वैल्यू निकालते कैसे? आपके पास जो भी कैश फ्लो दे रखा है फर्स्ट ईयर का, आप 1 यहाँ पे वो कैश फ्लो लिख लेंगे, इंटू करेंगे 1 डिवाइड बाय 1 प्लस आर और उसकी पावर 1। और अगर आपने 2 साल का निकालना है तो यहाँ पे आप 2 लिख देंगे, अगर आपने 3 साल का निकालना है तो यहाँ 3 लिख देंगे। इस तरीके से ये चलता रहता है। आउटकम यही है इसके, इफ एनपीवी इज पॉजिटिव प्रपोजल इज एक्सेप्टेड एंड एनपीवी इज नेगेटिव देन प्रपोजल इज नॉट एक्सेप्टेड। क्या फ़ायदा है इसका? ये टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसीडर कर रहा है, ये प्रोजेक्ट की पूरी लाइफ कंसीडर कर रहा है जो कि पेबैक मेथड नहीं कर रहा था, और ये वेल्थ मैक्सिमाइजेशन की बात कर रहा है, क्योंकि अल्टीमेट पर्पस ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या होता है? शेयर होल्डर की वेल्थ को इंक्रीज करना। तो हम नेट प्रेजेंट वैल्यू से उसकी वेल्थ को इंक्रीज करने की ही बात कर रहे हैं। क्वेश्चन से आपको बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग होगी।
देखिए, एक प्रोजेक्ट है जिसमें हम लोग 5 साल के लिए पैसा लगा रहे हैं। कितना पैसा लगा रहे हैं? 3 लाख रुपए उस प्रोजेक्ट में लगेंगे और मान के चल रहे हैं कि इस प्रोजेक्ट से हमें 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल में ये अमाउंट जो लिख रखी है आपके सामने 60,000, 60,000, 90,000, 90,000, 1,10,000 ये हमें इन्फ्लोज़ होने वाले हैं और हम मान के चलते हैं कि जो डिस्काउंटेड रेट है वो 10% है, यानी कि जो महँगाई है वो 10% की दर से बढ़ेगी। आज जो मुझे पैसा मिल रहा है 1 साल बाद वो अपनी वैल्यू 10% कम कर देगा, उसके अगले साल फिर 10% कम कर देगा। ये हम एक डिस्काउंटेड रेट एज्यूम करके चल रहे हैं। ये मैनेजर की एफिशिएंसी पे डिपेंड करता है कि वो इन्फ्लेशन को किस रेट से कंसीडर करके कैलकुलेशन कर रहा है, अदरवाइज आपका आंसर गलत हो जाएगा। एनी हाउ, पर हमारे पास तो क्वेश्चन में रेट गिवन है, हमने एट्स लिख लिए, इनफ्लोज लिख लिए। इनफ्लो को मैंने 10% डिस्काउंट कर दिया, जैसे कि मैंने आपको मेथड ही बताया था। आपके पास 60,000 आए, आपने इंटू करा 1 डिवाइड बाय 1 प्लस आर, आर आपको दे रखा 0.10 और यहाँ लिख देंगे 1। और अगर 2 ईयर्स का होता तो 2 बार इसको लिख देते। अभी दिखा देता हूँ मैं आपको। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे आपके पास आंसर आ जाएगा इस तरीके से 54,540। और डिस्काउंटेड रेट अगर केवल आप इतना पोर्शन ही कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास डिस्काउंटेड आ जाएगा 0.909, 0.826, 0.756 ऐसे रेट निकलेंगे। इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास ये वैल्यूज़ आ जाएंगी। यानी कि हम कह रहे हैं 4 साल बाद मुझे 90,000 मिलेंगे, लेकिन उन 90,000 की आज की वैल्यू क्या है? आज अगर उसकी वैल्यू निकालेंगे तो 61,470 रुपये उसकी वैल्यू होगी। इसको बोलते हैं डिस्काउंटेड। अब ये सारे इनफ्लो को मैंने जमा कर लिया तो मेरे पास आंसर आया 3,01,470 रुपये। और मैंने पैसे लगाए कितने थे? मैंने 3 लाख रुपए लगाए थे। तो यानी मुझे 1,470 रुपये का बेनिफिट हुआ, यानी कि प्रोजेक्ट एक्सेप्ट होने लायक है, यानी कि एनपीवी इसकी पॉजिटिव है। तो एनपीवी पॉजिटिव है तो हम उसको एक्सेप्ट कर लेंगे। अब मैं दोबारा से आपको बताया हूँ ये 0.909 कहाँ से आया, 0.826 कैसे आया। आपके पास ये फार्मूला है। 1 साल के लिए आप करेंगे, कैसे करेंगे? 1 डिवाइड बाय 1 प्लस आर, आर की वैल्यू 0.10 की 1 है और इसके हेड पर 1 लिख देंगे तो आपके पास ये आ जाएगा। इसको डिवाइड करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी। अगर 2 साल का निकालना है तो आप इसको 2 बार कर दीजिए या इसके हेड पे 2 बार लिख दीजिए। देखो, इससे करेंगे तो आपके पास ये वैल्यू ये निकल कर आ जाएगी। दूसरा क्या होता है कि आपके पास एनपीवी टेबल होता है, उस टेबल की मदद से भी वैल्यू निकाल सकते हैं। जैसे कि रेट है हमारे पास इस क्वेश्चन के अंदर, मान लीजिए 10% रेट है और हमें 5 साल की वैल्यू निकालनी है, तो ये 5 साल की वैल्यू होगी। तो इनके अगर आप बिल्कुल पैरेलल देखेंगे तो आपके पास ये वैल्यू ऑलरेडी गिवन है। आप इन वैल्यू को यूज़ करके भी सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन निकाल सकते हैं। इसको हम टेबल कहते हैं, लॉग टेबल हो गया एक तरीके का ये। तो ये वैल्यूज़ आप चाहे तो मैन्युअली कैलकुलेट कर सकते हैं और चाहे तो टेबल की मदद से डायरेक्ट ड्राइव कर सकते हैं। अगर ये रेट मान लीजिए 18% होता तो आप ये वाली वैल्यूज़ उठा लेते, अगर ये रेट 13% होता तो आप ये वाली वैल्यूज़ उठा लेते। जैसा भी आपके पास क्वेश्चन में रेट होगा उस हिसाब से वैल्यूज़ लिखी जाती हैं। अगला जो हमारे पास मेथड है वो है प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स मेथड। बड़ा ही एनपीवी से मिलता जुलता मेथड है। मेजर जो ड्रॉबैक एनपीवी मेथड का था वाज दैट इट does not give satisfactory result while evaluating the project requiring different initial investment। मान लो 2 प्रोजेक्ट है, दोनों में 5-5 लाख रुपए आपको लगाने हैं, तब तो आप उन दोनों प्रोजेक्टों का कंपैरिजन एनपीवी मेथड से कर सकते हो। लेकिन एक मेथड में 3 लाख रुपए लगाने हैं, एक में 5 लाख रुपए लगाने हैं, तो वहाँ पर जो आंसर होगा वो म्यूचुअल एक्सक्लूसिव डिसीजन लेने में हेल्प नहीं करेगा। तो उस ड्रॉबैक को कवर अप किया प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स मेथड ने। पीआई जो मेथड होता है ये अडॉप्ट होता है व्हेन इनिशियल इन्वेस्टमेंट यानी इनिशियल कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट्स जो होती है वो अलग अलग होती है, अलग अलग प्रोजेक्ट्स की है बिल्कुल मिलता जुलता। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो डिवाइड बाय प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो। वहाँ पे हम इनफ्लो और आउटफ्लो को माइनस करते हैं या इनफ्लो और आउटफ्लो को डिवाइड करते हैं। आपसे कई बार एग्जाम में डायरेक्ट फार्मूला पूछा जाता है प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स का, कहीं पे वो आउटफ्लो ऊपर दे देगा, इनफ्लो नीचे दे देगा, इनफ्लो ऊपर दे देगा, आउटफ्लो नीचे दे देगा, कहीं माइनस करने के लिए बोल देगा, कहीं इनको मल्टीप्लाई करने के लिए बोल देगा। तो आपको याद होना चाहिए। कई बार आपसे कोई एग्जाम में ये नहीं याद आता कि इनफ्लो पर लिखना था कि आउटफ्लो पर लिखना है, तो थोड़ा सा ध्यान से इसको देख के जाइए। रिजल्ट ये है कि अगर पीआई आपका मोर देन 1 आता है तो वो प्रपोजल एक्सेप्टेबल है, अगर आंसर लेस देन 1 आता है तो वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा, और अगर इक्वल टू 1 आ जाता है तो अगेन इनकंक्लूसिव हो जाएगा डिसीजन फाइनेंशियल मैट्रिक के कंपेयर में। आपको फिर नॉन फाइनेंशियल बेनिफिट के हिसाब से या फिर नॉन इकोनॉमिकल फैक्टर के हिसाब से वो डिसीजन
लेने पड़ते हैं। अब क्वेश्चन से हम इसको समझते हैं। यहाँ पे हमें देखो इन्फॉर्मेशन दे रखी है, प्रोजेक्ट के अंदर 1.5 लाख रुपए लगाया। अब 4 साल में उससे होने वाले बेनिफिट हमें दे रखे हैं 80,000, 70,000, 50,000 और 40,000। दो और बोल रखा है डिस्काउंटेड रेट 14% है। ये मैनेजर ने अपनी समझ से लिया है। यहाँ दोनों से मैं आपको कैलकुलेट करके बताता हूँ, एनपीवी से और पीआई से कैसे करेंगे। देखिए एनपीवी से आपको पता है कि आप यहाँ पे टेबल की मदद से वैल्यू ड्राइव कर लेंगे, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे, ये आंसर्स आपके पास आ जाएंगे। इनका टोटल करेंगे तो 1,80,420 रुपये आ गया। इनिशियल इन्वेस्टमेंट 1.5 लाख थी, माइनस करा तो एनपीवी पॉजिटिव आएगी, यानी कि प्रपोजल एक्सेप्ट किया जा सकता है। और प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स मेथड का फार्मूला है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो डिवाइड बाय प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो। इनफ्लो की वैल्यू आपने अभी निकाली 1,81,420 और आउटफ्लो की वैल्यू 1.5 लाख है। दोनों को डिवाइड करें तो 1.2 आया है, यानी 1 से ज़्यादा है तो प्रपोजल एक्सेप्टेबल है। अगर ये 1 से कम होता है तो रिजेक्ट कर दिया जाता है। और सबसे लास्ट मेथड और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है इस मेथड को समझने में। सबसे पहला क्वेश्चन इस टॉपिक से बनता है, IRR मेथड के वेरियस नाम पूछ लेता है आपसे। तो इसका नाम है टाइम एडजस्टेड रेट ऑफ रिटर्न कहते हैं इसको, मैनेजरियल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल भी कहते हैं, मैनेजरियल प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल भी कहते हैं, इसको यील्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट, यानी इसके बहुत सारे नाम हैं। अब तो ये सारे नाम आपको याद होने चाहिए। बेसिकली IRR है क्या? ये एक डिस्काउंट रेट होता है। कौन सा डिस्काउंट रेट? एट विच प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो इज इक्वल टू द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो। जहाँ पे प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो और आउटफ्लो बराबर हो जाती है, जिस रेट पर हो जाती है, उस रेट को हम इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न रेट कहते हैं, यानी IRR रेट कहते हैं। तो एनपीवी जहाँ 0 होगी वहाँ IRR रेट होगा। अगर IRR एक्सीड कर जाता है रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न से, यानी कि जितना रिक्वायर्ड ऑफ रिटर्न चाहिए वो IRR से एक्सीड कर जाता है, तो हम प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट कर देते हैं। इसकी कैलकुलेशन को समझते हैं, थोड़ा सा क्रिटिकल है ये। पहले मैं इसका प्रोसीजर समझाता हूँ क्योंकि कॉम्प्लिकेटेड होता है इसको निकालना। हालांकि आपसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये चीज़ें नहीं पूछेगा, लेकिन फिर भी आपको इस मेथड को समझने के लिए जो है 10 मिनट अपनी जीवन के लगाने पड़ेंगे, अदरवाइज आप इस मेथड में हमेशा कंफ्यूज रहोगे। तो देखिए क्या कहता है कि यहाँ पे सबसे पहले हमें एक फेक पेबैक पीरियड निकालना पड़ता है कि आपने टोटल कैश कितना लगाया, कितना पैसा लगाया प्रोजेक्ट के अंदर, डिवाइड कर देते हैं एवरेज कैश इनफ्लो, यानी उससे होने वाले कितने जो फ़ायदे हैं हमें, यानी कि कितने साल तक हमें जो है रेवेन्यू मिलेगा। तो उनको डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास एक जो है एवरेज कैश फ्लो निकल आता है। अब ये एवरेज फेक पेबैक पीरियड निकल आता है। अब ये एवरेज कैश फ्लोज आप कैसे निकालते हो? जितने भी आपको टोटल कैश इनफ्लो दे रखे हैं उसको डिवाइड कर दोगे नंबर ऑफ ईयर से। मेरे कहने का मतलब ये है कि जैसे आपको ये 4 साल के प्रॉफिट दे रखे हैं, इनको प्लस करो, 4 से आप डिवाइड कर दो, तो आपके पास निकल आएगा यहाँ पे एवरेज कैश इनफ्लो। अभी एवरेज कैश इनफ्लो को आप डिवाइड कर देंगे इनिशियल कैश आउटले से, यानी कि टोटल पैसा आप प्रोजेक्ट में कितना लगा रहे हो। उसके बाद आपके पास एक रेट निकल कर आ जाएगा, लेट से 10%, 20%, 30%, ऐसा कुछ रेट निकल आएगा। अब आप क्या मतलब एक वैल्यू निकल आएगी आपके पास, ऐसे पॉइंटों में कुछ वैल्यू निकल आएगी। तो इस वैल्यू को आपको एक टेबल में ढूंढना होता है जिसका नाम होता है एनओटी टेबल A2। मैं अभी आपको दिखाऊंगा। अभी एनओटी A टेबल के अंदर आप ये वैल्यू ढूंढते हो और उसके अगेंस्ट में नंबर ऑफ रो ऑफ द ईयर्स, कितने साल का इनफ्लो है, 5 ईयर का है, 6 ईयर का है, उसके हिसाब से। यानी एक जगह तो आप रेट देख रहे हो और एक जगह आप ईयर देख रहे हो, उनके दोनों के बीच में आपने एक वैल्यू को फाइंड आउट करना होता है। वो वैल्यू जो आपने यहाँ पे सबसे ऊपर निकाली, तो जहाँ पे वो वैल्यू निकल जाएगी वो रेट हम कंसीडर कर लेंगे। अब हम फाउंड करेंगे एनपीवी ऑफ प्रोजेक्ट इफ एनपीवी इज पॉजिटिव। अगर आपके पास एनपीवी पॉजिटिव आ जाती है तो आपको क्या करना है, एक और डिस्काउंट रेट निकालना है विच इज हायर देन फर्स्ट वन, और अगर हायर निकल आती है तो लो वाला निकालना होता है। यानी कि एक आपको पॉजिटिव वैल्यू निकालनी है और एक आपको नेगेटिव वैल्यू निकालनी है। ठीक है, ये क्वेश्चन से ही समझ आएगा, बस मैं अभी आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दे रहा हूँ। फिर आपको ये फार्मूला लगाना है कि लोअर डिस्काउंट रेट क्या था, एनपीवी एट लोअर डिस्काउंट रेट डिवाइड बाय एनपीवी लोअर रेट माइनस एनपीवी हायर रेट इनटू इन दोनों के बीच का डिफरेंस। ठीक है जी, अब इसको क्वेश्चन से समझिए क्या चीज़ होती है। अच्छा, एक लाइन में आपको और बताता हूँ कि IRR जो है इसमें डज नॉट हैव द कंसेप्ट ऑफ रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न। जैसे आपको अभी सभी क्वेश्चन के अंदर 10% रेट दे रखा था, कहीं 12% रेट दे रखा था, तो यहाँ पे आपको कोई रेट नहीं दिया होता। यहाँ पर अपने आप ही IRR रेट को निकालता है। इट इटसेल्फ डिटर्मिनेट अ रेट
जिसको हम IRR कहते हैं, वो निकालते हैं। ये होता है एनओटी टेबल, आपके सामने दे रखा है, मैं इसको आपको यूज़ करना सिखाता हूँ। ठीक है जी, 5 मिनट आप इसको ध्यान से सुनिएगा, तभी आपको ये क्वेश्चन समझ आएगा। देखिए, एक प्रोजेक्ट के अंदर 60,500 रुपये मैंने लगाए और आने वाले 5 सालों में मुझे उससे ये इनफ्लो होने वाले हैं। ठीक है जी, तो सबसे पहला जो मेथड होता है हमारा स्टेप, उसमें हमें फेक पेबैक, एक नकली सा पेबैक पीरियड निकालना होता है। ये ओरिजिनल नहीं है बट एक अंदाजा है। जितने भी मेरे पास इनफ्लो दे रखे हैं 14,000, 16,000, 18,000, 20,000, 25,000, इनको हम 5 से डिवाइड कर देंगे तो मेरे पास ये निकल कर आ गया 18,600 रुपये। दूसरा क्या है, अब मुझे पीरियड निकालने के लिए क्या करने का पड़ेगा, इनिशियल कैश। इनिशियल कैश आउटफ्लो कितना है, 60,500 गिवन इन क्वेश्चन। और एवरेज आपने निकाला कि हर साल एवरेजली 18,600 रुपये ये प्रोजेक्ट मुझे कमा कर दे रहा है। तो मेरे पास एक ये वैल्यू निकल कर आ गई, राइट। ये वैल्यू निकल कर आ गई। अब इसके अप्रोक्स वैल्यू मुझे ढूंढनी है 5 साल के अंदर। 5 साल का टाइम पीरियड, क्योंकि 5 साल के फ्लोज है। तो यहाँ पे 2 टेबल हमें दे रखे हैं, 1%, 2%, 3%, 10% तक, फिर आगे 10 से आगे 20% तक। ठीक है जी, तो मुझे 5 सालों के अंदर ये क्लोजेस्ट वैल्यू ढूंढनी है। हमारी वैल्यू क्या है, 3.253। 3.253 की वैल्यू जो है इन 5 सालों में ढूंढी है पहले तो इसके क्लोजेस्ट वैल्यू आपको कौन सी मिलती है। अगर यहाँ नहीं मिलती तो फिर अगले रेट में ढूंढिए। तो यहाँ जब मैंने इस वैल्यू को ढूंढा तो 3.253 के सबसे निकट जो वैल्यू मेरे को मिली वो ये वैल्यू मिली। यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो गया, IRR का हम लोगों ने 16% मान लिया। तो सबसे क्लोजेस्ट वैल्यू आपको ढूंढनी होती है जो थोड़ी सी ज़्यादा ही हो, कम नहीं ज़्यादा ही होनी चाहिए। तो 3.253 के सबसे क्लोजेस्ट वैल्यू हमने 5 ईयर में निकाली 3.275 और वो 16% रेट है उसका। ये 16% रेट जानना था हमें। ठीक है जी, दोबारा समझाता हूँ कि हमें जो है लोकेट करना है फेक पेबैक पीरियड को एनओटी टेबल में और इसके अगेंस्ट में 5 ईयर में देखना है, क्योंकि 5 ईयर के हमें फ्लोस देखने हैं। और सबसे नियरेस्ट वैल्यू मुझे मिली 3.275। ये वैल्यू इसके सबसे नियरेस्ट है टेबल के अंदर। तो यहाँ पे मेरा जो IRR 16% निकल गया, यानी कि डिस्काउंटेड रेट है। इसको IRR नहीं बोलेंगे, वो तो हमें निकालना है। ये डिस्काउंटेड रेट हो गया 16%। अब इस 16% की मदद से जैसे आप NPV निकालते थे, NPV के लिए भी मैंने आपको एक टेबल दिखाया था। ये NPV का टेबल है। ठीक है, जैसे यहाँ तो नहीं दे रखा, यहाँ पे 16% का रेट भी दिया होता है। या दूसरा आप इस मैनुअल मेथड का भी यूज़ कर सकते हो। क्या करना है हमें एग्जैक्टली, हमें यहाँ पे जो है इनफ्लोज दे रखे हैं और यहाँ पे हमें ये डिस्काउंटेड वैल्यू निकाल लेनी है। डिस्काउंटेड वैल्यू निकालने के लिए तरीका बताया था आपको, ऐसे करके 16% रेट है फर्स्ट ईयर का, फिर सेकंड ईयर का, फिर 3 ईयर का, ऐसे आप करके ये वैल्यूज निकाल लोगे। ठीक है जी, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन आप करोगे तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 12,068, 11,888, 11,538, ऐसे वैल्यूज आ जाएंगे। इनको आप जमा कर लीजिए आगे। अब देखिए, इनका इनफ्लो मेरे पास है 58,434 और आउटफ्लो क्वेश्चन में गिवन है 60,500। तो मेरी NPV क्या आ गई, नेगेटिव। अगर NPV 16% पे नेगेटिव आती है तो मुझे पॉजिटिव लानी है। ठीक है, तो पॉजिटिव लाने के लिए मुझे 16% से कम रेट ट्राई करने पड़ेंगे। ठीक है, और इन द सेम वे अगर ये पॉजिटिव आ जाती, मान लीजिए 16% पे पॉजिटिव आ जाती, तो मुझे एक नेगेटिव वैल्यू निकालनी है। वो मैं 17%, 18%, 19% से निकालने की कोशिश करता। तो ये हिट एंड ट्रायल मेथड है। यहाँ पे आप 15% भी निकाल सकते थे, 14% भी निकाल सकते थे। और अगर ये पॉजिटिव आती तो आप नेगेटिव निकालने के लिए इन रेट्स का इस्तेमाल भी कर सकते थे। फिलहाल हमारे पास नेगेटिव आई है तो मुझे 16% से पीछे की तरफ जाना है। तो यहाँ पर मैं 14% से एज्यूम कर रहा हूँ। देखो, या तो मुझे 16% से मोर देन वैल्यू निकालनी है, ये 16% से नेगेटिव निकालनी है। क्योंकि मेरे पास नेगेटिव वैल्यू आई है तो मुझे रेट को कम करना पड़ेगा ताकि पॉजिटिव वैल्यू निकल कर आए। दिस इज अ सिंपल मैथमेटिक्स। तो NPV 16% है और ये नेगेटिव NPV दिखा रही है मुझे। तो अदर डिस्काउंट लेना है मुझे जो कि 16% से कम हो, ताकि मैं एक ऐसा डिस्काउंट निकाल पाऊँ जो NPV पॉजिटिव निकाल दे। तो एग्जाम्पल के तौर पे मैंने 15 नहीं 14% ले लिया। तो यहाँ पे मेरे को इनफ्लो ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है और जैसा कि फार्मूला है 1/1 + 0.14 और 1 ईयर, फिर 2 ईयर, फिर 3 ईयर, ऐसे करके आप ये रेट्स निकाल लेंगे। इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये आपके पास वैल्यूज आ जाएंगी। टोटल वैल्यू निकाली है मैंने 61,547 रुपये। इन दोनों को मैंने घटाया तो मेरी NPV आ गई पॉजिटिव। मुझे एक NPV नेगेटिव चाहिए थी और एक NPV पॉजिटिव चाहिए थी। अब मुझे इस फार्मूले के अंदर पुट करना है। लोअर इंटरेस्ट रेट कितना है, 14%। NPV और लोअर डिस्काउंट रेट कितना था,
14% जो है लोअर डिस्काउंट रेट है, उस पे मैंने एनपीवी निकाली तो मेरी 1047 आई। तो मैंने डिवाइड करा 1047 माइनस हायर रेट, हायर कितना था ब्रैकेट में लिखना पड़ा क्योंकि वैल्यू माइनस में है, तो -2066, और 14 और 16% के बीच में जो डिफरेंस है वो कितने का है, 2 का है, तो यहाँ 2 इस तरीके से आया। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास रिटर्न निकल कर आया 14.67, यानी 14.67। दिस इज एग्जैक्ट रेट। ये कह रहा है कि अगर आपका जो कैश है 60,500 रुपये आप किसी जगह पर इन्वेस्ट करते हो और उससे आपको आने वाले 5 साल में ये पैसा मिलता है 14,000, 16,000, 18,000, 20,000, 25,000, तो उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा। तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड और लंबा मेथड है, बट ये है कि आपको ये समझ आना चाहिए कि आईआरआर मेथड किस तरीके से वर्क करता है। तो ये आ जाएगा 14.67%। दिस इज ऑल अबाउट दिस वीडियो एंड दिस सेशन। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, एंड सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो।